हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 1.2 प्रश्नावली के बाकी बचे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आज के लेक्चर में वो 5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में 1.3 का करेंगे। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। होपफुली आप अच्छे होंगे, ठीक है, और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो ये है जो आपका उदाहरण नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संख्याओं 4 पे पावर n, ठीक है, पर विचार कीजिए। ठीक ना, इस पर हमको विचार करके बताना है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ n प्राकृतिक संख्या है, और जांच करना क्या है कि n के किस मान के लिए, या फिर n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पे पावर n जो संख्या है वो 0 पर समाप्त हो जाए। ये हमको चेक करना है। ठीक है, तो संख्या 0 पर अगर समाप्त हो रही है, कोई संख्या अगर मान लो कि 20 है, ठीक है, 20 समाप्त हो रहा है 0 पर, तो ये 5 से कटेगा। ठीक है, 40 है, 5 से कटेगा। ठीक है, तो इसको देखने से क्या लग रहा है कि जिस भी संख्या के अंत में 0 होगा वो संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, लेकिन अगर 4 पे पावर n को हम देखें तो 4 पे पावर n क्या है, मान लो n कोई प्राकृतिक संख्या लेनी है। अगर 4 पे पावर 2 भी लेते हैं तो 16। क्या 16 5 से विभाजित होगी? नहीं होगी। n की जगह हम और 3 ले लेते हैं तो क्या मिलेगा? 4 पे पावर 3 हमको 64 मिलेगा। ठीक है, 64 में 5 से भाग देंगे तो कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये तो हमको समझ में आ गया कि जिस संख्या के लास्ट में रहेगा 0 वो 5 से कटेगी, नहीं रहेगा तो 5 से नहीं कटेगी। तो हम नेचुरल नंबर रख के देख रहे हैं, प्राकृतिक संख्या रख कर देख रहे हैं, तो 5 से नहीं कट रहा है। तो हमको पता चल गया कि ऐसा कोई n का मान नहीं है जिसके लिए कि 4 पे पावर n 0 पर समाप्त हो। अब इसका आंसर लिखेंगे कैसे, तो वो आप देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज वाला है आंसर। लिखेंगे यदि संख्या 4 पर पावर n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाजित होगी। ठीक है, परंतु आपको 4 पे पावर n है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। 2 की घात 2 4 और n हो जाएगा। और 2 घातें होती है तो वो आपस में गुणा हो जाती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो 2 की घात 2n। ठीक है, तो फिर हम अब क्या लिखेंगे? क्योंकि संख्या 4 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल संख्या 2 आती है। अतः संख्या 4 पे पावर n के किसी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस यही आपका आंसर है, समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो यही आपका सॉल्यूशन है उदाहरण नंबर 5 का। बस हमने जो अभी आपको क्या समझाया, ठीक है, बस उसी को हमने लैंग्वेज में लिख दिया है कि 0 पर समाप्त होगी तो वो 5 से जरूर विभाजित होगी। लेकिन इसका अभाज्य गुणनखंड में 5 कहीं आ ही नहीं रहा है, केवल 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। अतः 4 पे पावर n के किसी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 6 पे पावर n पर विचार करना है। ठीक है, तो आपको यहीं से बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ही आप उसमें क्या चेंजेस करने होंगे, बस 2-3 जगह चेंजेस करने हैं। आपको क्या बोला है, 6 पर पावर n। ठीक है, तो पूछा है कि 6 पर पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। ठीक है, उसके लिए भी वही बताना है। तो 4 की जगह 6 कर लो। ठीक है, 0 पर समाप्त होगी तो वो 5 से विभाजित, कोई भी संख्या हो 0 पर समाप्त होगी तो 5 से विभाजित जरूर होगी। ठीक है, तो इसको आइए चेक करते हैं। अगर 6 की घात 1 रख रहे हैं तो 6 क्या 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 6 की घात 2 रखते हैं तो 36, 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 6 की घात 3 रखो, 36 का 216, 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। इससे हमको क्या पता चलता है कि 6 की घात n की जगह नेचुरल नंबर कोई भी रखें वो 5 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो वहीं यहाँ पर भी लिखना है, तो ये 6 पे पावर n लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको 2 गुणा 3 लिख दे कोई दिक्कत। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 गुणा 3 की घात n। ठीक है, वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि संख्या 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल संख्या 2, 3 आती है, अतः संख्या 4 पे पावर n के किसी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, बस इतना ही चेंजेस करना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, प्रश्न 5। कुछ करना नहीं था, सेम क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का था। ठीक है, बस जहाँ 4 पे पावर n लिखना था वहाँ पर हम लिख दिया है आपका 6 पे पावर n। ठीक है, चलिए फिर होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक ना, तो देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो इससे पहले हमने 2-2 संख्याओं का कर लिया था। ठीक है, और एक हमको लगता है कि उदाहरण में था, तो उसको भी किया है 3 संख्या वाला। तो 3 संख्या वाला आइए देखते हैं कैसे होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से पूछ रहा है, तो इसका मतलब पहले तो हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो अलग अलग 12, 15 और 21 का चलो निकाल लेते हैं भाई। इसमें करना क्या है यार, इतना आसान क्वेश्चन है। आप आई थिंक आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, 2 छक्के 12, 2 3 6, ये 3 से 3 5 15, 5 से 1, 3 7 21। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। ठीक है, 15 बराबर 3 गुणे 5 गुणे 1 और 21 बराबर 3 गुणे 7 गुणे 1। अच्छा, अब देखो हमने क्या बताया था कि तीनों में जो कॉमन आएगा वो आपका क्या मिलेगा, एचसीएफ मिलेगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 12, 15, 21 बराबर क्या हो जाएगा, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ये 3 वाला कॉमन दिख रहा है। ठीक है, और ये 1 वाला, तो 3 गुणा, और कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 3 गुणा 1 बराबर 3। ये क्या हो गया आपका स्टूडेंट्स, एचसीएफ हो गया। चलो भाई, अब एलसीएम पर चलेंगे। एलसीएम 12, 15, 21। ठीक है, देखो अब जो बच रहा है, पहले तो 2-2 का पेयर बनाकर निकालेंगे। अगर कॉमन दिख रहा है तो ठीक है, तो हमको तो नहीं लगता है कि कोई कॉमन दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा है, तो अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एचसीएफ वाला तो रहेगा 3 गुणा 1 गुणा, अब जो संख्या बच रही है उनका गुणा कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, फिर 2-2 का पेयर बना कर लेना होता है, तो लेकिन यहाँ पर पेयर दोनों 2-2 का बनाएंगे तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप गुणा कर दीजिए, क्या मिलेगा, 3 दूना 6, दूना 12 और 12 5 60 और 60 6 6 42 यानी 420। एचसीएफ मिल गया 3, एलसीएम मिल गया 420। यदि आपको कोई समस्या हो रही होगी तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 17, 23, 29 तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इनका तो गुणनखंड होगा नहीं, तो चलो लिख लेते हैं। लेकिन
17 गुणा 1, 23 बराबर 23 गुणा 1, 29 बराबर 29 गुणा 1। ठीक है, इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है? 1। तो HCF ऑफ 17, 23, 29, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? 1। और LCM क्या हो जाएगा 17, 23, 29 का? 17 गुणा 23 गुणा 29 बराबर जो मिले वही आपको आंसर होगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं एक बार। 29 गुणा 23, 3 27 को 7 80 लगा 2, 3 6 2 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 6 2 8 हो गया, और दोनों 18 के 88 लगा 1, 2 2 4 1 5, ये क्या मिल गया? 7 6 6। अब इसमें गुणा क्या करेंगे? 17 17 7 119 के 9 80 लगा 11। ठीक है, 17 6 के 102 11, 113 को 3 80 लगा 11, और फिर 102 11 113, यानी कि 11,339। तो ये आपका LCM मिल गया। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, 8 9 और 25 इनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और फिर वही प्रोसेस करेंगे, सेम प्रोसेस। तो आइए देखते हैं कौन जल्दी कर लेता है। आप भी कॉपी पर करते रहिए। ठीक है, 8 2 चौके 8, 2 दूना 4 से 1। ठीक है, 9 3 से 3 बार में 3 से 1, 25 5 से 5 और 5 से 1। ठीक है, इनका अभाज्य गुणनखंड लिखो तो जरा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, 9 3 गुणा 3 गुणा 1, 25 5 गुणा 5 गुणा 1। इसमें भी कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, आई थिंक ये मिल रहा है, खाली एक कॉमन मिल रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा? HCF ऑफ 8 9 25 बराबर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, और LCM क्या हो जाएगा? सबका गुणा। ठीक है, LCM ऑफ 8 9 25 आपका क्या हो जाएगा? 8 गुणा 9 गुणा 25, 25 और 8 200 200 9 1800, यानी कि LCM आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इजी हैं। ठीक है, तो लोड लेना नहीं है, आराम से करो, हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ओके, देखो 6वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्याख्या करें कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, आपको रीजन बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो देखो आप समझो बात को। A बराबर मान लो कोई संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है, इसको क्या हम यहाँ से 13 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 77 प्लस 1 हो जाएगा 1177। ये क्या अंदर हो गया? 13 × 78 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, मान लो B संख्या वो है क्या है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 5। इसको हम इसमें क्या 5 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में से तो 5 अगर कॉमन लिए तो इनका और सबका गुणा कर दो। 7 गुणा 7 छके 42 42 42 गुणा 4 4 चौके 16 और 2 चौके 8 168 हो जाएगा। और 168 गुणा 6 करेंगे तो ये 1008 मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है, 1008 प्लस 1 बराबर 5 × 1009। अब देखो इसको लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, वो सही है।
कि 1009 का अभाज्य गुणनखंड होगा, बताओ 1009 का होगा? तो आई थिंक कि नहीं होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7 और 3 7 चौ 28 2, इससे 7 से नहीं होगा। 3 से करेंगे तितली के 9, ये भी नहीं होगा। और 3 और 7 के अलावा और किससे होगा? और 9 रखें तो 9, 1 बचेगा, 9 1 नहीं, तो इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। कि ये खुद अभाज्य है। ठीक है, 1009 अभाज्य संख्या है। तो हमको क्या समझ में आया कि ये जो संख्या है b, ठीक ना, वो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में है, और a जो है वो अभाज्य गुणनखंड इसका मिल जाएगा ना। 78 का आप निकालना चाहो, 2 से 2 3 6 2 9 18, 3 से 13 और फिर 13 से 1, यानी कि इसको अगर हम चाहें तो 13 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलो फिर आगे देखते हैं कैसे सॉल्यूशन लिखेंगे। क्योंकि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से किसी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अभाज्य संख्याओं का यह क्रम अपने आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्रम के बिना अद्वितीय मानी केवल वही होगा, उसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको डिटेल से बताया था। ठीक है, तो इसी प्रमेय से इसका विपरीत भी सत्य होगा। इसका मतलब कि अगर उनका अभाज्य संख्याओं का यह क्रम, सॉरी यहाँ से देखो, तो गुणनफल के रूप में अगर लिखा है तो वो क्या, कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो अब यहां से क्या लिख सकते हैं? अतः a व b भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि आप देख ही सकते हो a और b को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया है हमने। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आए तो थोड़ा सा पीछे वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो यहाँ पर ये भी कर सकते हो आप, यदि चाहे तो भाज्य संख्या कर लो, क्योंकि भाज्य को यहाँ भाज्य में लिखेंगे ना, अभाज्य है तो अभाज्य वो है ही, तो बस और कुछ नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, जो आपकी इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 तथा रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक वृत्ताकार पथ है खेल के मैदान के चारों तरफ। ठीक है, आई थिंक ठीक है। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, या ये प्रारंभिक हो गया। ठीक है ना, प्रारंभिक हो गया ये। यहां से जब सोनिया चलती है, सोनिया को 18 मिनट लगता है यहाँ से चलकर फिर यहीं पर आने में। ठीक है, यहाँ से इस तरह घूम के यहाँ पर आने में 18 मिनट। रवि जो है
रवि को 12 मिनट लगते हैं, यानी कि रवि जब यहाँ से चलेगा तो घूमते 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 यहाँ पर 12 मिनट में पहुँच जाएगा। तो रवि की चाल अधिक है, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन क्या, और एक ही दिशा में चलना, यानी कि सोनिया इस तरह चल रही है तो रवि भी इसी तरह चल रहा है, ठीक ना। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही दिशा में, एक ही स्थान और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर, यानी कि वो पुनः यहाँ पर कब मिलेंगे। तो भाई ऑब्वियसली सी बात है, इसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहा है, इसको 1 मिनट में 12 मिनट लग रहा है, तो ये वाला तो जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। और रवि 12वां मिनट में यहाँ होगा, लेकिन सोनिया जो होगी वो 12वें मिनट में यहाँ कहीं होगी, ठीक है। तो नहीं मिल पाएंगे पहले चक्कर में। फिर दूसरा चक्कर लगाइए, तो 12 मिनट, 12 और 12 24 मिनट हो गया। 24 मिनट में भी रवि यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन जो ये सोनिया होगी वो कहाँ हो जाएगी, यहाँ पर चली जाएगी 24वें मिनट में, ठीक है। तो फिर नहीं, देखो 12 मिनट में नहीं मिले, ये यहाँ कहीं रहा होगा, ठीक है। फिर अगला 12 मिनट में लगाए तो ये तो 24 यहाँ पर आ गया, ठीक है। 24 मिनट में यहाँ आया, लेकिन जब ये दूसरा चक्कर प्रारंभ करेगा, 18 मिनट लगा, दूसरा चक्कर प्रारंभ करेगा तो यहाँ पहुँचने में इसको 18 + 18 36 मिनट लग जाएगा, ठीक है। तो 36 मिनट, तो इसके 36 मिनट पूरा करने तक सोनिया के, वो रवि जो है वो 12 मिनट में एक चक्कर और मार लेगा, यानी कि 3 चक्कर, ठीक है। जब 3 चक्कर मारेगा तो 12 12 12, 3 चक्कर मारेगा तो 36वें मिनट पर यहाँ होगा, और सोनिया 2 चक्कर जब मारेगी 18 और 18 मिनट में तो 36 मिनट में यहाँ होगी, ठीक है। तो कब मिल रहा है, ये 36वें मिनट में यहाँ पर मिल रहे हैं प्रारंभिक बिंदु पर। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो 12 और 18 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या, आप गेस करिएगा, 36 ही होगा। 36 से छोटी कोई संख्या आप 12 और 18 से विभाजित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख क्या देंगे, थोड़ा सा लिखेंगे, संख्या 12 18 का एलसीएम ही वह समय होगा जब दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। अब शांति से निकाल लो एलसीएम इसका। 12 का क्या हो जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 से 1। 18 का 2 × 9 = 18, तितली के 9, 3 से 1, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, बाजू गुणनखंड में से 12 को क्या लिख देंगे, 2 × 2 × 3 × 1, 18 को 2 × 3 × 3 × 1। तो एलसीएम ऑफ 12 18 क्या हो जाएगा, जो कॉमन आता है उसमें से केवल एक लेते हैं, तो 2 कॉमन आ रहा है तो केवल 2 लेंगे, 3 कॉमन आ रहा है तो केवल 3 लेंगे, 1 कॉमन आ रहा है 1 लेंगे, और बाकी जो संख्या बचेगी उनका गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 36, ठीक है। तो 36वें मिनट में हमने वैसे भी समझ कर भी कर लिया था, और यहाँ पर एलसीएम निकालने पर भी 36 आ रहा है, ठीक है। तो लास्ट में लिखेंगे, अतः रवि और सोनिया 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। हल्का सा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन बड़ा दिया था लेकिन आंसर छोटा था, ठीक है।
तो 1.2 प्रश्नावली खत्म हो गई। तो नेक्स्ट लेक्चर में प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसमें क्या करना है, परिमेय अपरिमेय संख्या दी हुई है उनको सिद्ध करना है, ठीक है, कि वो अपरिमेय कैसे है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और आपके दोस्त हों जो भी हों उनको आप वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, ठीक है। और उनसे भी कहिए कि वो भी हमारे साथ जुड़े और मैथ्स को समझे। और ठीक है फिर, और अपनी पढ़ाई मन से अच्छे से करते रहिए और इतना जान जाइए कि यही आपके लिए एकमात्र हथियार है। पढ़ाई ही स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा हथियार पढ़ाई है। तो मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है। कमेंट करने से आपको पता चलता है कि आपको वीडियो कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।